नमस्कार प्यारे साथियों, पुनः आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल उत्तराखंड टीचिंग परीक्षा की क्लास में। उत्तराखंड प्रवक्ता संवर्ग लेक्चरार स्क्रीनिंग से संबंधित हमारा महत्वपूर्ण क्या चलती थी सीरीज चल रही थी, जिसमें हमने क्या जो शिक्षा का विकास थी, समस्याएं थी, शिक्षा की व्यवस्था भारत में किस प्रकार हुई, ठीक है। बौद्धिक वैदिक शिक्षा से लेकर जो आज आप 5+3+3+4 की शिक्षा देख रहे हैं, इन सभी के विकास में जो भी आपका आयोग ने आपके सिलेबस में डाला हुआ है, उन सभी के बारे में हम चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं। तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? हमने इससे पहले पढ़ा था डॉक्टर DS कोठारी की अध्यक्षता में, दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में, जब कोठारी आयोग का क्या होता है, निर्माण होता है, गठन होता है, उसके बारे में 1964-66 के बारे में हमने चर्चा परिचर्चा की थी। और उसके बाद जो आज हम चर्चा परिचर्चा करेंगे वो शिक्षा नीति 1968 वाला, ठीक है। 1968 वाला जो आपका LT का एग्जाम हुआ था, वहां से बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा नीति 1968 की में से संबंधित थी, उसकी संरचना। तो 10+2+3 की जो शिक्षा थी, इसका गठन हो जाता है कब? इंदिरा गांधी जी, ठीक है। इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, आपको पता है, ठीक है। तो उन्होंने 10+2+3 की शिक्षा को क्या कहा कि ऐसी शिक्षा की संरचना होनी चाहिए, लेकिन ये असफल हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि उस समय देखो ऐसा देश की ऐसी स्थिति नहीं थी कि वो कोई भी पहलू को क्या तुरंत लागू कर सके, क्योंकि 1962 में आपको पता है चीन के साथ क्या हुआ था, युद्ध हुआ था, ठीक है। देश में आर्थिक स्थिति इतनी भी स्थिर नहीं थी कि शिक्षा पे वो क्या कर सके, इतना अधिक व्यय कर सके, उसकी संरचना को बदल सके। तो उसकी वजह से असफल हो जाती है। सफल होती है कौन? राजीव गांधी जी से सफल करते हैं कब? 1986 की जो शिक्षा नीतियां आती है, उसके बारे में हम चर्चा परिचर्चा करेंगे। तो आपको शिक्षा नीति 1968 की अगर बात करो तो 24 जुलाई 1968 को आती है, ठीक है। किसके द्वारा लाई जाती है? इंदिरा गांधी जी द्वारा, ठीक है। प्रधानमंत्री है हमारी, ठीक है। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री पूछेगा तो आप मुझे नाम बताएंगे, तो इंदिरा गांधी जी द्वारा लाई जाती है, जिसकी शिक्षा नीति क्या थी? 10+2+3 की शिक्षा नीति रही, ये असफल हो गई। इसने शिक्षा पर केंद्रीय बजट का कितना 6% व्यय करने की बात कही थी, ठीक है। इंदिरा गांधी जी जो क्या 10+2+3 की शिक्षा नीति लाती है, इसने बोला जो शिक्षा है उस पे केंद्र अपना कितना बजट व्यय करेगा, जितना भी उसका क्या उसकी आय होगी, उसका कितना, उसका 6% वो क्या करेगा, शिक्षा पे क्या करेगा, खर्च करेगा। और इसने अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा करने पर बल दिया, ठीक है। अनिवार्य और प्राथमिक शिक्षा, ठीक है। जो प्राथमिक, क्योंकि बच्चे की अगर शिक्षा की विकास करें तो परिवार से प्रारंभ हो जाता है, और जो प्राथमिक उसकी शिक्षा होती है वही उसका बेस होता है, ठीक है। तो सभी के लिए क्या होगी? प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य होगी, सभी को ग्रहण करनी है, ठीक है। माता पिता सभी को क्या करेंगे? अनिवार्य शिक्षा देंगे, और सरकार से क्या कैसे कर देगी? बिल्कुल फ्री शिक्षा कर देगी। तो ये 1968 की, ठीक है। 1968 के बाद आपको पता है कि फिर एक शिक्षा नीति आती है, ठीक है। क्यों आती है? क्योंकि इंदिरा गांधी जी की सरकार हट जाती है, किसकी आ जाती है? मोरारजी देसाई जी सरकार में आ जाते हैं, ठीक है। गठबंधन की सरकार बन जाती है, मोरारजी देसाई जी सरकार आती है कब? 1979 में इनकी सरकार बनती है। तो ये बोलते हैं कि शिक्षा नीति कैसी होनी चाहिए? 8+4+3, ठीक है। मोरारजी देसाई ने जो शिक्षा की संरचना बताई, वो इन्होंने कहा कि 8+4+3 की शिक्षा होनी चाहिए हमारे देश में, और जो प्रथम 8 वर्षीय शिक्षा है ये निःशुल्क और अनिवार्य होनी चाहिए, ठीक है। इंदिरा गांधी ने क्या कहा था? जो प्राथमिक शिक्षा है 1968 में, जो 10 क्या है, जो प्राथमिक शिक्षा है 10+2+3 जो शिक्षा की संरचना थी, उसमें जो प्राथमिक शिक्षा है वो अनिवार्य और निःशुल्क होनी चाहिए। उनकी सरकार क्या, सरकार से हट जाती है। उसके बाद मोरारजी देसाई की सरकार बनती है। 1979 में इन्होंने अपनी एक शिक्षा नीति दी, जिसका पैटर्न इन्होंने क्या बोला कि 8+4+3+ की शिक्षा होनी चाहिए। लेकिन इसमें इन्होंने कैसा, जो प्रथम 8 वर्षीय शिक्षा थी वो कैसी होनी चाहिए? निःशुल्क और अनिवार्य होनी चाहिए। तो ये इन दोनों से आपके लिए यही महत्वपूर्ण है। ये आपके टॉपिक में है नहीं, लेकिन ये बेस आपका, ठीक है, बेसिक। क्योंकि अगर आप चीजें पढ़ रहे तो उसके आसपास आपको कनेक्ट करना आना चाहिए, ठीक है। 1964 के 66 के बाद 64-66 के बाद आपके उसमें क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1966 है, 86 है, सॉरी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 है, 1986 से है, ठीक है। जो इंदिरा गांधी जी द्वारा ने 10+2+3 की शिक्षा की बात कही गई थी, वो राजीव गांधी जी यहाँ
प्रारंभ करते हैं, सफल हो जाते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा नीति होती है हमारी, जो आज तक हमारी शिक्षा नीति चल रही थी। इसमें 1992 में संशोधन हुआ था, ठीक है, 1992 में इसमें एक संशोधन हुआ था और उसके बाद ये क्या 2020 तक चली। 2020 में आपको पता है नई शिक्षा नीति के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में 5+3+3+4 की शिक्षा नीति आ जाती है जो प्रारंभ हुई है, ठीक है। तो आइए 1986 की अगर हम शिक्षा नीति की बात करें इसके बारे में, तो इसमें क्या ऐसी चीजें इंक्लूड की गई थी, क्या किन चीजों पे बल दिया गया था, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड हो गया, जवाहरलाल नेहरू जो क्या होते हैं इंट्रेंस एग्जाम होते हैं जो विद्यालय होते हैं, ठीक है, मुक्त विश्वविद्यालय हो गए, इसमें बहुत सारी चीजों को ऐड किया गया था। उन सभी के बारे में जितना आपके लिए महत्वपूर्ण होगा हम चर्चा परिचर्चा करने वाले हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 क्या कहती है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, ठीक है, हमने 1968 वाली पढ़ी थी, ठीक है, उसके बाद हमने 1979 मोरारजी देसाई वाली भी हमने आपका पेज तैयार किया था। उसके बाद राष्ट्र शिक्षा की मांगों को पूरा नहीं कर पा रही थी। 1968 की शिक्षा नीति आई, ठीक है, और 1979 की आई। तो इसने क्या जो हमारी राष्ट्र में जैसी शिक्षा चाहिए थी, ठीक है, वर्तमान जो समस्याएं थी, वर्तमान जो स्थिति थी, उस स्थिति की समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रही थी ये शिक्षा नीति, जिसके समाधान के लिए सर्वप्रथम सरकार ने तत्कालीन शिक्षा का सर्वेक्षण कराया। अब देखो, अब जिस जनरेशन में हम जी रहे हैं तो हमें उसी जनरेशन के अनुसार शिक्षा चाहिए। जैसे आज हम जी रहे हैं तो हमें आज शिक्षा के साथ आईसीटी की क्या क्यों जरूरत पड़ गई, ठीक है, शिक्षा के साथ शिक्षा को डिजिटली क्यों किया जा रहा है, उसके साथ आईसीटी का क्यों प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि आज जो वर्तमान की जो समस्याएं हैं उनको समाधान करने के लिए, उनको सॉल्व करने के लिए आईसीटी का क्या है एक महत्वपूर्ण रोल है। तो उस समय इन्होंने क्या करवाया, शिक्षा का क्या करवाया था, सर्वेक्षण करवाया था और शिक्षा की चुनौती नीति संबंधी परिप्रेक्ष्य नाम से अगस्त 1983 ईस्वी में प्रकाशित किया, ठीक है। सर्वेक्षण क्या है और क्या क्या कि जो शिक्षा की चुनौती नीति संबंधी एक परिप्रेक्ष्य नाम से इन्होंने तैयार किया, 1983 ईस्वी में इन्होंने प्रकाशित किया। इस दस्तावेज में 1951 से 1983 ईस्वी तक की प्रगति का यात्रा का सांख्यिकीय विवरण था, ठीक है। 1951 से लेकर 1983 तक जो प्रगति हुई हमारे देश में, हमारे देश की जो समस्याएं थी, जो शिक्षा थी, जो उसमें वर्तमान स्थिति में जो घट गया था, उन सभी का इसने क्या किया, एक बृहद सांख्यिकीय विवरण तैयार किया और उसकी उपलब्धियों तथा असफलताओं का यथार्थ स्थिति तथा गुणों व क्रमियों का एक समयमय क्या विवेचन किया और उसके अनुसार ये क्या करते हैं, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का इन्होंने उस अनुसार क्या क्या एक दस्तावेज तैयार किया। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ईस्वी का दस्तावेज को अगर बात करें तो ये 12 भागों में विभाजित था। इंपोर्टेंट है, पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो दस्तावेज था 1986 वाला वो कितने भागों में विभाजित था। देखो हैवी क्वेश्चन नहीं बनेंगे, यूपीएससी ज्यादा आपके लिए क्या टफ सवाल नहीं बनाता है। अगर सिलेबस से है तो आपके लिए कठिन सवाल कहाँ होगा, करंट अफेयर हो गया, मॉडरेट हो गए, ठीक है, आपके लिए वहां बनेंगे, जो आपके फैक्चुअल है वहां से फैक्चुअली सवाल आंसर आपके लिए बनने वाले हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 इसकी अगर दस्तावेजों की बात करें तो इसने 12 भागों में क्या किया था, 12 भागों में इसने अपने दस्तावेज को विभाजित किया था। प्रथम भाग में शिक्षा की भूमिका थी, जो प्रथम भाग था, इसने जो प्रथम भाग प्रकाशित किया उसमें क्या शिक्षा की भूमिका क्या होगी, ठीक है, उसके बारे में इसने परिचर्चा की थी। द्वितीय भाग की बात करूं, शिक्षा का सार और उसकी भूमिका, शिक्षा का सार कैसा रहेगा, शिक्षा की जो कैसी शिक्षा होनी चाहिए, ठीक है, और उसकी क्या भूमिका होनी चाहिए हमारे समाज में, हमारे क्षेत्र में, हमारे परिवेश में और बच्चों के विकास में, ठीक है। तृतीय भाग में इसने राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली, उस शिक्षा की प्रणाली कैसी होनी चाहिए, उसने कैसे कार्य करना चाहिए, ये तृतीय भाग में सब उसने सम्मिलित किया था। चतुर्थ भाग इंपोर्टेंट होता है। चतुर्थ भाग में इसने क्या कहा, समानता के लिए शिक्षा, सभी के लिए क्या समानता, समान शिक्षा पाने का अधिकार सभी को हो, कोई भी जाति हो, धर्म हो, लिंग हो, समुदाय हो, ठीक है, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो या अदर हो, तो सभी को क्या है शिक्षा पाने का क्या होना चाहिए, समान अधिकार होना चाहिए। चतुर्थ भाग में ऐसा वर्णन किया गया। पांचवें भाग में क्या, विभिन्न स्तरों पर शिक्षा का पुनर्गठन। देखो हर स्टेज के अनुसार, हर स्तर के अनुसार शिक्षा का क्या होना चाहिए, पुनर्गठन होना चाहिए। कक्षा 1 से 5 के लिए उनके लिए शिक्षा उनका जो शिक्षा का पुनर्गठन होना चाहिए, गठन होना चाहिए, वो अलग होना चाहिए। 6 से 8 अलग और 9 से 12 अलग और ग्रेजुएशन अलग और हायर एजुकेशन अलग, ठीक है, पांचवें भाग में ऐसा कहा गया था। छठे भाग की अगर बात करें तो तकनीकी एवं प्रबंधन शिक्षा, आईसीटी का प्रयोग क्यों किया गया, ठीक है, शिक्षा में टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाएगा और प्रबंध शिक्षा
उस शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए प्रबंध किए जाएंगे। छठे भाग में ऐसा कहा गया था। सातवें भाग की अगर बात कहें तो शिक्षा व्यवस्था को कारगर बनाने के लिए कार्य किया गया। आठवें भाग में शिक्षा की विषय वस्तु और प्रक्रिया को नया मोड़ देना। नौवें भाग में शिक्षक के बारे में था। नौवें भाग में शिक्षक के बारे में था, एक शिक्षक का पढ़ाने का जो क्या है तरीका है, जो मेथड है, ठीक है, शिक्षक ने कैसा होना चाहिए, कितने दिन कार्य करेगा, कब छुट्टी लेगा, कब नहीं लेगा, स्कूल में से छात्रों के साथ कैसा क्या करना चाहिए, अपना सहयोग देना चाहिए, कैसे उसके साथ क्या करना चाहिए, उसका आपस में दोनों ने चलना चाहिए, इन सभी के बारे में शिक्षक के बारे में था। ठीक है। 10वें भाग में शिक्षा का प्रबंध कैसा किया जाए। 11वें भाग में संसाधन तथा समीक्षा के बारे में था। और जो 12वां भाग था इसमें भविष्य शिक्षा स्तर था। ठीक है। 12वें भाग में क्या, जब भविष्य शिक्षा स्तर था, अगर देखो भविष्य में अगर हमारी जो आवश्यकताएं हैं उनमें तो परिवर्तन हो गया, क्योंकि आपको पता है मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित ही, साधन सीमित है, इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा हुआ है। तो भविष्य के अनुसार शिक्षा में क्या किया जाएगा, परिवर्तन किया जाएगा। ये 12वें भाग में परिचर्चा की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट आपके लिए आता है इम्पोर्टेंट है, नई शिक्षा नीति 1986 ने प्रारंभिक शिक्षा के बारे में क्या क्या इसने अपनी बातें रखी। तो प्रारंभिक शिक्षा के बारे में अगर हम परिचर्चा करें तो नई शिक्षा नीति 1986 ने क्या कहा प्रारंभिक शिक्षा के बारे में। इसने बोला अभ्यास द्वारा बालकों का कौशल दिए जाने चाहिए। ठीक है। बालक को क्या करना चाहिए, अभ्यास कराना चाहिए, और अभ्यासों के द्वारा ही क्या, उसमें जो स्किल है, जो प्रशिक्षण है, उसे दिया जाना चाहिए। उसमें जो क्या स्किलों का क्या करना चाहिए, निर्माण करना चाहिए। किसके द्वारा, अभ्यास के द्वारा। आपने सुना है करत करत अभ्यास से जड़मत हो तो सुजान, रस्सी आवत जात पर सिर पर पड़त निशान। तो अभ्यास एक ऐसी क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे बालक में अधिक से अधिक कौशलों का क्या किया जा सकता है, विकास किया जा सकता है। ऐसा उन्हें क्या देना है, शिक्षक ने प्रशिक्षण देना है, उनमें स्किल क्या करना है, स्किल वाली उन्हें एजुकेशन हमें देनी है। ठीक है। करके सीखते हैं बच्चे, तो जितना अधिक अभ्यास करेंगे उतना अधिक बच्चे क्या करेंगे, अच्छा सीखेंगे। सेकंड इसने पॉइंट रखा कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में वृद्धि होना चाहिए। जो उनका क्या है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। ठीक है। जो संज्ञानात्मक विकास है उसमें क्या होनी चाहिए, कॉग्निटिव जो डेवलप करने की उनकी क्षमता है, जो सोचने की क्षमता है कि चीजों का सृजन कैसे करें हो। ठीक है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट उनमें वृद्धि होनी चाहिए। ठीक है। प्राथमिक शिक्षा में सुधार मूर्त रूप से तथा वांछित शिक्षा में हो। और पांचवा पॉइंट है इसका, चौथा पॉइंट है इसका, शिक्षार्थियों को व्यवसायिक ज्ञान उनकी सुविधा के अनुसार दिया जाना चाहिए। अब देखो शिक्षार्थियों को कैसा ज्ञान देना चाहिए, व्यवसायिक ज्ञान देना चाहिए उनकी सुविधा के अनुसार। बालक पढ़ना चाहता है एग्रीकल्चर, आप पढ़ा रहे हो उससे टेक्नोलॉजी, बालक को इंटरेस्ट नहीं है, तो ये क्या है आपका, ये निरर्थक है। तो आपको सार्थक उन्हें शिक्षा देनी चाहिए। अगर उसका क्या चॉइस अगर किसमें, एग्रीकल्चर में है, टेक्नोलॉजी में है, साइंस में है, आर्ट में है, तो उसी के अनुसार उन्हें व्यवसायिक शिक्षा या सुविधाएं दी जानी चाहिए। और प्रारंभिक शिक्षा में क्या, विद्यालय में शारीरिक दंड को समाप्त कर देना चाहिए। बालक को क्या दंड नहीं दिया जाएगा, शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा। क्यों नहीं दिया जाएगा, आपको बता देता हूं कि महिला बाल विकास रिपोर्ट के अनुसार 2007 ईस्वी में भारतवर्ष में स्कूल जाने वाले हर 3 में से 2 बच्चे शारीरिक दंड का शिकार होते थे। ठीक, अगर एक रिपोर्ट आई थी 2007 में, ठीक है, भारतवर्ष में किसने जारी किया था, ये क्या था, महिला बाल विकास रिपोर्ट ने जारी किया था। उसमें क्या ऐसी चीजें सामने आई कि भारत में स्कूल जाने वाले जो छात्र हैं, जो बच्चे हैं, उनमें से 3 बच्चे स्कूल जाएंगे तो 2 बच्चे क्या होते थे, शारीरिक दंड का शिकार होते थे। इसलिए शारीरिक दंड समाप्त किया गया, क्योंकि बच्चे डर की वजह से स्कूल जाते ही नहीं थे। ठीक है। अगर 3 बच्चे जा रहे हैं, 10 बच्चे जा रहे हैं, तो 10 में से क्या 8 बच्चे शारीरिक दंड का शिकार हो रहे हैं। ठीक है। 2 बच्चे नहीं हो रहे, तो इससे क्या हो रहा था, एक भय का वातावरण पैदा हो रहा था। बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे, तो जिससे उनकी शिक्षा अधूरी रह रही थी। जिसमें लड़कों की संख्या कितनी थी, 75% थी, लड़कियों की संख्या कितनी थी, 65% थी, जो क्या शारीरिक दंड के शिकार होते थे। तो इसने क्या बोला कि विद्यालय में शारीरिक दंड को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। हम RTE राइट टू एजुकेशन में और अच्छे से समझेंगे किस धारा, किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है। धारा 17 हम वहां उसके बारे में हम परिचर्चा करने वाले हैं। ठीक है। अब हम दूसरा जो इसमें पॉइंट है वो है माध्यमिक शिक्षा के बारे में जान लेते हैं। इसने क्या बोला, व्यावसायिक शिक्षा संस्थानों के निर्माण का उत्तरदायित्व सरकार तथा निजी संयोजकों को की सहभागिता के आधार पर सौंपा गया। ठीक है। जो व्यावसायिक शिक्षा के संस्थान है उनका निर्माण का उत्तरदायित्व किसे सौंपा जाएगा, सरकार और निजी संयोजकों की सहभागिता से इसे क्या करवाया जाएगा, पूरा
करवाया जाएगा। सेकंड पॉइंट है इसमें क्या अत्यधिक प्रतिभावान बालकों को शैक्षिक प्रगति में तेजी लाने का प्रयत्न किया जाएगा, चाहे उनकी आर्थिक स्थिति कैसे भी हो। अगर बालक पढ़ने में अच्छा है, ठीक है, क्रिएटिविटी है, सृजनात्मकता है, ठीक है, पढ़ने में क्या प्रतिभावान है, उसकी शैक्षिक प्रगति लाने में तेजी लाई जाएगा। उसीलिए आपको पता है क्या स्कॉलरशिप बच्चों को दिया जाता है। जवाहर नेहरू जो विद्यालय है, नवोदय विद्यालय है, उसका एग्जाम क्यों करवाया जाता है? जो ग्रामीण क्षेत्र से क्या है, जो गरीब क्षेत्र जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, उन विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा दी जाए जो पढ़ने में क्या है, प्रतिभाशाली हैं। तो इसमें माध्यमिक शिक्षा में से क्या किया गया था, इंक्लूड किया गया था। तीसरा पॉइंट है इस शिक्षा की 10वीं कक्षा हेतु एक सामान्य मूलभूत पाठ्यक्रम निर्मित किया जाए। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा में क्या किया जाना चाहिए कि शिक्षा 10वीं कक्षा तक एक क्या कर देना चाहिए, एक मूलभूत सामान्य क्या कर देना चाहिए, पाठ्यक्रम चालू करना चाहिए। बच्चों के आयु के अनुसार उनका पाठ्यक्रम होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है उच्च शिक्षा की अगर बात करूं तो संबद्ध कॉलेजों के स्थान पर कुछ प्रमुख स्वायत्त विद्यालय खोले जाने चाहिए। ठीक है, देखो संबद्ध कॉलेज विद्यालय हो गए, उनके स्थान पर स्वायत्त विद्यालय भी खोले जाने चाहिए। ठीक है, शिक्षा में वर्तमान समय की चुनौतियों के सामना करने हेतु नवाचारों को लागू करना चाहिए। जो वर्तमान समय में हमारे समक्ष समस्याएं उपस्थित होती हैं, जो समस्याएं आ रही हैं, तो उन समस्याओं का हम कैसे समाधान कर पाए, उन समस्याओं को हम उनसे कैसे आगे बढ़ पाए, उन समस्याओं को हम कैसे फेस कर पाए, समस्याओं का एक उचित समाधान निकाल पाए। तो ऐसी समस्याओं का सामना करने के लिए, चुनौतियों का सामना करने के लिए नवाचारों का, जो नवाचार है, क्रिएटिविटी है, उन्हें लागू करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है उच्च शिक्षा हेतु अधिक सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। जो हायर एजुकेशन है उसके लिए क्या अधिक सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। और उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम में लचीलापन होना चाहिए। जो हायर एजुकेशन है उसका जो करिकुलम है, पाठ्यक्रम है, उसमें क्या होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए, कठोर नहीं होना चाहिए, जिसमें हम क्या कर सकें, परिवर्तन कर सकें। ठीक है, देखो बहुत ही इंपोर्टेंट ये आपके लिए क्या है, बहुत ही इंपोर्टेंट वाली स्लाइड है, याद रखना। यहाँ से आपका बहुत सारे आपको क्या मिलेगा, नॉलेज मिलने वाला है, क्वेश्चन बनेंगे और इन सभी के बारे में हम भी परिचर्चा करेंगे। अगर बात करूँ राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जो मुख्य पहलें थी, तो इसने हमने पहले ही बताया 10+2+3 की जो शिक्षा संरचना लागू हुई, सफल हुई, किसमें हुई, 1986 की शिक्षा नीति में हुई। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान किसने चलाया, 1986 की शिक्षा नीति में चलाया गया। ठीक है, इसी ने, ये सारे इसी के क्या है, इसी से उपजे हुए क्या है, फल है, बीज डाल दिया गया था। ठीक है, नवोदय विद्यालय की स्थापना की जाए। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिभावान जो बालक है, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो उन्हें पढ़ने के लिए क्या नवोदय विद्यालय की स्थापना की जाएगी। नवोदय विद्यालय में क्या होगा, NCERT द्वारा एक इंटेंस एग्जाम होगा क्लास 5वीं के बाद। जो प्रतिभावान बालक हैं, जो उस एग्जाम, उस परीक्षा को पास करेंगे, उन्हें नवोदय विद्यालय में क्या फ्री आवासीय और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान की जाएगी। ठीक है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1986 में आता है। हमने बताया क्या था, प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए। ठीक है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड लाया गया। प्राथमिक विद्यालय में 2 क्या होने चाहिए, भवन होना चाहिए, एक बड़ा बरामदा होना चाहिए, शौचालय होनी चाहिए। ठीक है, 2 शिक्षक होना चाहिए, एक आपका बताया मैंने मेल, एक आपका फीमेल होना चाहिए, और शिक्षण सामग्रियां होनी चाहिए। ठीक है, दूरस्थ शिक्षा, मुक्त शिक्षा की स्थापना की गई, ओपन एजुकेशन की व्यवस्था की गई थी, दूरस्थ। ठीक है, ICT के माध्यम से संस्कृत विद्यालयों की स्थापना की गई थी 1986 की शिक्षा नीति के ही क्या है, ये सारा परिणाम है। शैक्षिक अवसरों की समानता हमने बताया था। शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जाए, हमने बताया था। ठीक है, NCERT, NCTE, ठीक है, UGC, इन सभी के बारे में हम परिचर्चा करेंगे, महत्वपूर्ण भी हैं आपके लिए। ठीक है, सिलेबस के अनुसार आप कोई भी टीचिंग परीक्षा दो, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट है शिक्षक की जवाबदेही तय करना। ठीक है, एक शिक्षक को समझना होगा कि उसकी क्या जवाबदेही है, उसकी क्या जवाबदेही है, ये एक शिक्षक को क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उस पर कार्य करना पड़ेगा। नई शिक्षा नीति की ही क्या थे, परिणाम थे। उपाधि को सेवा से अलग करना, उपाधियों को सेवा से अलग करना। ठीक है, व्यवसायिक शिक्षा की व्यवस्था करना, बालकों में कैसा व्यवसायिक शिक्षा उन्हें देने के लिए इसकी व्यवस्था करना। तकनीकी तथा प्रबंधन शिक्षा की व्यवस्था करना। टेक्नोलॉजी एजुकेशन में हम ICT का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आज आप हमें देख पा रहे हैं, मुझे पढ़ पा रहे हैं, ये किसका परिणाम है। ठीक है, आप मुझे सुन पा रहे हैं, आप मेरे द्वारा PDF बनाए PDF को देख पा रहे हैं, ये ICT का परिणाम है। ठीक है, जो आप दिन प्रतिदिन, आज आपको पता है कि ऑनलाइन एजुकेशन एक ऐसा हब बन गया है
जिसमें आप घर बैठे बैठे पढ़ पा रहे हैं, अच्छी शिक्षा ले पा रहे हैं। जो कंटेंट आपके पास नहीं है वो हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है। आप एक पुस्तक से पढ़ते हैं, हम 3 या 4 पुस्तक का निचोड़ आपको देते हैं। तो ये सब किसका फल है? ये सब तकनीकी शिक्षा, प्रबंधन शिक्षा का ही फल है। परीक्षा में सुधार पर जोर दिया गया। जो परीक्षा प्रणाली है, जो एग्जाम कराने का पैटर्न है, उसमें जोर दिया गया स्त्री शिक्षा की व्यवस्था करना, ठीक है। आपको पता है कि प्राचीन काल से ही भारत में स्त्री को शिक्षा नहीं दी जाती, ठीक है। स्त्री को क्या, आपको पता है, मनोरंजन का ही साधन माना जाता था प्राचीन काल में। अगर आपको बताऊं, सती प्रथा आपको पता है, ठीक है। ऐसी कुप्रथाएं थी। अब पुरुष का देहांत हो गया तो स्त्री का वजूद नहीं है, उसे भी पुरुष के साथ जन्ना होता था। तो पुरुष का वजूद किसकी वजह से है? ये स्त्री का वजूद किसकी वजह से है? पुरुषों की वजह से है। उन्हें वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था, यज्ञ में बैठने का अधिकार नहीं था। लेकिन धीरे धीरे हमारे समाज में शिक्षा में परिवर्तन हुआ, इन चीजों में परिवर्तन हुआ, ठीक है। जैसे सती प्रथा खत्म होती है, वैसे ही शिक्षा में भी परिवर्तन हुआ। महिलाओं को क्या, वेद पढ़ने का अधिकार हुआ, ठीक है। शिक्षा उन्हें देने का अधिकार हुआ। तो नई शिक्षा नीति ने क्या बोला कि स्त्री शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए इसने बात की थी। ये इसके महत्वपूर्ण पहल है, ये और ये इम्पोर्टेंट भी है आपके लिए, ठीक है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण पहल है। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये इम्पोर्टेंट आपके लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। इतना आपका बेस तैयार होना चाहिए। तो हमने क्या, हमने पढ़ लिया है क्या, हमने शिक्षा नीति 1986 चर्चा पर चर्चा कर ली, ठीक है। हमने कोठारी आयोग चर्चा पर चर्चा कर ली। हमने माध्यमिक शिक्षा आयोग भी पढ़ा, मुदायलार आयोग भी पढ़ा, ठीक है। माध्यमिक शिक्षा आयोग ही मुदायलार आयोग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। लक्ष्मण सिंह मुदायलर मद्रास विश्वविद्यालय के क्या थे, कुलपति थे। हमने परिचर्चा की। और हमने राधा कृष्णन आयोग, जिसे विश्वविद्यालय आयोग कहते हैं, उच्च शिक्षा के बारे में जिसने बात की थी, उसके बारे में परिचर्चा की थी। 1854 का हमने भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी परिचर्चा की। हार्टेक समिति, वर्धा समिति, इन सभी को हमने परिचर्चा की है। अब मैं इतना तो जानता हूं कि अब आपका एक अच्छा बेसिक तैयार हो गया है। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सिलेबस में होगा, हम उसको कल परिचर्चा करेंगे, महत्वपूर्ण होगा। बाकी इस वीडियो की पीडीएफ आपको यूके टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और इसका क्या कर सकते हैं, फास्ट रिवीजन कर सकते हैं। और अब परीक्षा के अंतिम 1 महीने में जब डेट आ जाएगी आपकी कंफर्म वाली, तो उसके बाद हमारा, आपको पता है, फास्ट रिवीजन चलता है, जो आपके लिए क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है, जैसे हमने एलटी के एग्जाम में किया था। तो वीडियो समय पर पाने के लिए आप अभी संलग्न हो सकते हैं अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड टीचिंग परीक्षा की क्लास में। थैंक यू सो मच।